नमस्कार, प्राइम न्यूज पर मैं आदित्य सिंह आपके साथ स्वागत करता हूं। प्राइम प्रदेश में बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधा लिए चलते हैं सिंगापुर, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव हैं। अपने संबोधन में क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। अलग अलग समुदाय से आने वाले सदस्य भी होते हैं, अलग अलग इनकम भी उनकी होती है, लेकिन भेदभाव किसी के साथ नहीं होता। सब मिलकर के उस परिवार का संचालन करते हैं और यह भाव भारतीय का रहा है, हर भारतवासी का रहा है। और भारत उसी दिशा से दुनिया के अंदर आज भी दुनिया के प्रति वही भाव रखता है, जिसके बारे में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। विकास कोई समुदाय तब करता है जब सामूहिकता का भाव होता है। उस धरती के प्रति हमारे मन में एक कृतज्ञता का भाव होता है। हर एक व्यक्ति का कुछ न कुछ योगदान तो होता है और उसी भाव को हम सब मिलकर के कर रहे हैं। आज हम सबको इस बात पर गौरव की अनुभूति होती है कि नया भारत आज दुनिया के अंदर अपनी ताकत दिखा रहा है। नए भारत पर हर भारतवासी को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। और वो नया भारत जो बहुत शीघ्र दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में भारत आज दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो रहा है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। आज भारत ने प्रत्येक क्षेत्र में एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। कोई सोच सकता है आज से पहले 11 वर्ष पहले कोई भारत के बारे में सोचता था कि क्या भारत डिजिटल इंडिया की बात करेगा? क्या भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में कोई चर्चा को आगे बढ़ाएगा? क्या भारत स्टैंड अप कल्चर को आगे बढ़ा पाएगा? लेकिन आज ये भारत के अंदर न केवल है, बल्कि भारत ने उसको करके दिखाया भी है। अभी आपने भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट के आयोजन को देखा होगा। 20 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष समिट में भागीदार बने थे। 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इस समिट में भागीदार बने थे। और दुनिया के जो विकसित देश हैं, उनके राष्ट्राध्यक्षों ने, तमाम उन राष्ट्राध्यक्षों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत के द्वारा न केवल 140 करोड़ के भारत के लिए, बल्कि वैश्विक व्यवस्था के हित के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, उन सब की उन्होंने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। सबने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के डिजिटल इंडिया विजन के प्रति सबने उसकी ताकत को महसूस किया है। कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। भारत की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आज से 9 वर्ष पहले क्या था? अव्यवस्था की स्थिति थी। दंगे, असुरक्षा, अव्यवस्था, अराजकता, ये वहां की पहचान बन गई थी। और पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में आज आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश जो भारत की आत्मा का प्रदेश है, आज वह उत्तर प्रदेश उस विजन को जमीनी धरातल पर उतार रहा है। विरासत और विकास का एक अद्भुत संगम वहां देखने को आपको मिलता होगा। अयोध्या में जब हम श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर के निर्माण की बात करते हैं,
तो केवल राम मंदिर नहीं, ये भारत की मर्यादा का एहसास भी हर भारतवासी को कराता है। जब हम काशी में काशी विश्वनाथ धाम की बात करते हैं, तो काशी विश्वनाथ धाम ये केवल अपनी विरासत को पुनर्स्थापना करने का ही कार्य नहीं, बल्कि काशी विश्वनाथ धाम भारत की शाश्वत चेतना का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। जब हम मथुरा वृंदावन की बात करते हैं, तो मथुरा वृंदावन कृष्ण की लीला का ही माध्यम नहीं, भारत की भक्ति का प्रतीक भी बनता है। दुनिया के अंदर भक्ति कैसे होती है, उसका भाव देखना है तो मथुरा वृंदावन की भूमि उसका प्रतीक बनती हुई दिखाई देती है। और समरसता कैसे होती है, जो लोग भारत पर आरोप लगाते हैं कि भारत में भेदभाव होता है, लोग आपस में बटे हुए हैं, उन्हें भारत में प्रयागराज की धरती में समरसता के दर्शन करने चाहिए। जब महाकुंभ में 66 करोड़ श्रद्धालु एक साथ एक संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा, न बुजुर्ग है, न जवान, सभी लोग मिलकर के हर हर गंगे का आह्वान करते हुए सर्दी की परवाह के बगैर जब टेम्परेचर माइनस में जाता है, तो वह गंगा यमुना के बर्फीले उस गंगा जल में आस्था की डुबकी लगा करके अपनी आस्था के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करता हुआ दिखाई देता है। और यही तो भारत है। आज हर एक दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी जी के उसी विजन को लेकर के हम लोगों ने प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जो रणनीति अपनाई, इसका परिणाम है कि हमने पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी है। यानी कृतज्ञता का भाव अपनी मातृभूमि और अपनी भूमि के प्रति जब होता है तो सफलता प्राप्त करने में देर नहीं लगती। हमने 3 गुना बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। आप देखते होंगे आज के दिन पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो पर कैपिटा इनकम है, इसको लगभग 3 गुना पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश के बारे में जो आज से 9 वर्ष पहले लोग बीमारू राज्य के रूप में कहते थे, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को मिलाकर के, उत्तर भारत के इन 4 राज्यों को मिलाकर के, जो वर्तमान में 6 राज्य के रूप में है, जिसमें उत्तराखंड भी और झारखंड भी और छत्तीसगढ़ भी, ये 7 राज्य इसके साथ जुड़े हुए हैं। इनको एक बीमारू राज्य की श्रेणी में ला करके एक बड़ी आबादी को मानसिक रूप से बीमार बनाने की कुत्सित चेष्टा का हिस्सा बना दिया गया था। 80 के दशक में शब्द निकला था, याद करिए 80 के दशक में। अरे मनुष्य की बात तो दूर, एक जड़ और चेतन के बीच में भी अगर भेदभाव होता है तो उसका प्रभाव क्या होता है। उन्होंने कहा, मैं इसका उदाहरण देता हूं, उन्होंने 2 पेड़ लगाए थे, 2 पौधे एक साथ लगाए। कहते हैं जगदीश चंद्र बसु ने 2 पौधे लगाए थे एक समान परिस्थिति में। एक को वे रोज जाते थे, पानी देते थे, समय पे खाद देते थे, सभी प्रकार की परिस्थितियां उसके सामने प्रस्तुत करते थे, उन्हें पुचकारते थे कि तो बड़ा होगा, फलेगा, फूलेगा, खूब आगे बढ़ेगा, तेरे आगे की पीढ़ियां बढ़ेंगी। और दूसरे पेड़ को भी परिस्थिति तो वही देते थे, उसको पानी देते थे, खाद देते थे, सभी वही परिस्थिति जो पहले वाले पेड़ को दे रहे हैं, लेकिन उसको कोसते थे तो बड़ा नहीं हो पाएगा, तो मर जाएगा, तो बीमार है, तो निकम्मा है, तो कुछ नहीं कर पाएगा।
उसने देखा एक समय तक दोनों पेड़ समान रूप से आगे बढ़े, लेकिन एक समय के बाद जिसको पुचकारते थे वो बढ़ता गया, फलने लग गया, लेकिन जिसको कोसते थे वो एक समय के बाद बड़ा तो हुआ, कुछ देर तक बड़ा होता गया, लेकिन फिर सोखते सोखते ठूंठ बन गया, अंत में उसकी लीला समाप्त हो गई। और यही अगर एक पेड़ के साथ हो सकता है तो जीव और उसमें भी मनुष्य के साथ जब भेदभाव होगा तो उसकी स्थिति भी यही होती है। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि भारत कभी भी इन बातों को प्रोत्साहित नहीं करता है, कभी नहीं करता है। और अगर आपको देखना हो, हमारे पर्व और त्योहार उस बात के उदाहरण हैं जहां पे एक समरसता हम सब के बीच में दिखती है। और पर्व त्योहार के पीछे की मान्यता भी यही है, सब एक साथ मिल करके, एक छत के नीचे मिल करके उस आयोजन में सहभागी बने। उसके पीछे का उद्देश्य भी यही होता है। आज भारत गर्व के साथ कहता है कि भारत अब एक भारत भी है और श्रेष्ठ भारत की भी अपनी यात्रा को लेकर के आगे बढ़ रहा है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस नई यात्रा के साथ हर एक भारतीय को जुड़ना चाहिए, हर प्रवासी भारतीय को जुड़ना चाहिए। हमारा दायित्व है, जिस धरती पर रहते हैं उस धरती के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी ईमानदारी पूर्वक करें। कोई हम पर उंगली न उठाए, हमें शक की निगाहों से न देखे, लेकिन साथ ही साथ जिस मातृभूमि के साथ हमारी पूर्वजों का संबंध है उसके प्रति भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सदैव डट करके हम कार्य करेंगे तो सचमुच एक नई प्रेरणा प्राप्त होगी। अभी मैं यहां पे इंडिया ग्लोबल स्कूल के इस कैंपस में जब आया, और मैं सचमुच अतुल जी आपको और अपने हाई कमिश्नर महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। भारत की शास्त्रीय विधा को यहां पर इन बच्चों ने कितने सुंदर ढंग से, कितना सुंदर प्रस्तुति गणपति वंदना के माध्यम से यहां पे प्रस्तुत की। आज जब ये घोड़ लग रही है पाश्चात्य कल्चर को अपनाने की, अपने भाव को भूलने की, अपनी मातृभूमि से, अपनी मातृभाषा से, अपनी सांस्कृतिक मूल्यों से विरत होने की, अपने आध्यात्मिक मूल्यों से विरत होने की, उन स्थितियों में यहां पर इतनी दूर भारत से हजारों किलोमीटर दूर सिंगापुर में रह करके भारतीय समुदाय अपने मूल्यों के साथ, अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को जीवंत बनाए रखते हुए उन्हें मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और इंडिया ग्लोबल स्कूल की जो चेन है मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। अब अतुल जी लखनऊ में भी अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा स्कूल ही नहीं खोलेंगे, स्कूल के साथ स्किलिंग को भी लेकर के आएंगे। और उस स्किलिंग का एक नया सेंटर, नई सोच के अनुरूप, याद करिए ना, दुनिया जब कोविड के कालखंड में त्रस्त थी तब मोदी जी भारत को लीड करते हुए कोविड से भी लड़ रहे थे और भारत को विजन के रूप में उन्होंने एक नई कार्य संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए उस समय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भारत के अंदर लागू की थी। आज उसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं। परंपरागत कैरिकुलम के साथ ही, उस कैरिकुलम के साथ ही भारत अपस्किलिंग के लिए भी कार्य करेगा। स्कूली पीरियड से ये सारे कार्यक्रम एक साथ चलेंगे। आज जो सफलतापूर्वक लागू हुए हैं, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे अच्छा लगा इतना शानदार कैंपस इंडिया ग्लोबल स्कूल का यहां पर देखने को मिला है। दुनिया के 11 देशों में
65 ऐसे कैंपस अतुल जी के प्रयासों से, उनकी टीम के प्रयासों से अब प्रारंभ होकर के उनकी इस ताकत का, जिसमें न केवल वहां के स्थानीय जो वहां के एजुकेशनल सिस्टम है उसको तो अपनाया ही गया है, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि यहां का ये कैंपस भारत के सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम को भी यहां पे यहां के बच्चों को पढ़ाने का काम करता है। एक नई दिशा में हम आगे बढ़े हैं और हम सबको इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको इस बारे में अवगत कराऊंगा। उत्तर प्रदेश ने अब आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही आज की जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसके एक नए हब के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। आज भारत के अंदर एक्सप्रेसवे का 55% एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पास है। भारत का रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा सिटी में मेट्रो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवा उत्तर प्रदेश के पास है और भारत के अंदर सबसे ज्यादा एयरपोर्ट भी आज उत्तर प्रदेश के पास है। और अभी अगले ही महीने प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से उत्तर प्रदेश का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर, ये जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से होने जा रहा है। यह न केवल पैसेंजर के लिए बल्कि कार्गो के भी सबसे बड़े केंद्र के रूप में उभरेगा। बहुत बड़ा सेंटर बन रहा है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। भारत के मोबाइल फोन के 55% मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है आज के दिन पे, और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का 60% मैन्युफैक्चरिंग यूपी के अंदर हो रहा है। अब वो दंगों वाला यूपी नहीं है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर न कर्फ्यू है न दंगा है, अब यूपी में सब चंगा है। हर व्यक्ति अब यूपी के अंदर शांतपूर्ण तरीके से विकास में सहभागी बन रहा है। और महाकुंभ की सफलता के बाद आपने देखा होगा, गत वर्ष उत्तर प्रदेश में 156 करोड़ पर्यटक आए हैं। प्रयागराज में, काशी में, अयोध्या में, मथुरा वृंदावन में और अन्य प्रमुख धामों में 156 करोड़। आप देखो ना, दुनिया के अंदर 156 करोड़ की आबादी तो किसी की नहीं, किसी देश की नहीं, अकेले किसी देश की नहीं है। लेकिन भारत के अंदर इतने पर्यटक आ गए और इस संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अयोध्या अब आएंगे ना, तो अयोध्या आकर के जो लोग 5 वर्ष पहले भी आया होगा, आज अयोध्या को पहचान नहीं पाएगा। आज आएगा तो उसको लगेगा कि ये त्रेता युग की भगवान राम के समय की अयोध्या आ गई है। आप काशी में अब आएंगे तो काशी फिर से आपको देवादिदेव महादेव की इस अनुभूति का एहसास करा देगा। हर हर महादेव की गूंज वहां दिखाई देती है। ये काशी उस रूप में आपको देखने को मिलेगी। मथुरा वृंदावन हो, प्रयागराज हो, बौद्ध परिपथ हो, या फिर जैन सर्किट, बौद्ध तीर्थ स्थल, सूफी परंपरा से जुड़े हुए स्थल, ये सभी मजबूती के साथ यूपी की एक नई पहचान को आगे बढ़ा रहे हैं। या फिर देश के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान में ऐतिहासिक कार्यक्रम, उन सबको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं।
इतना इन्वेस्टमेंट यूपी के अंदर वर्तमान में, हम फिल्म सिटी भी बना रहे हैं, मेडिकल डिवाइस पार्क बना रहे हैं, फार्मा पार्क बना रहे हैं, अपैरल पार्क बना रहे हैं। अभी 3 दिन पहले आपने देखा होगा सेमीकंडक्टर की यूनिट ये यूपी के अंदर स्थापित हो रही है। और यही नहीं, कल आपने देखा होगा भारत की पहली रैपिड रेल और मेट्रो मेरठ के अंदर 7वीं सिटी के अंदर कल हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के करकमलों से मेट्रो का संचालन भी करवाया है। भारत के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर भी यूपी के अंदर स्थापित हुआ है। हमारे 6 नोड विकसित हो रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई थी ना, वो लखनऊ की ही है। कैसे सटीक निशाना था उसका, अच्छे को कंपा दिया था। और वह भी लखनऊ के अंदर, अब वह मिसाइल लखनऊ में बन रही है। भारत डायनेमिक्स का सेंटर यह भी उत्तर प्रदेश के अंदर, और भी ढेर सारा इन्वेस्टमेंट हर एक सेक्टर में वहां से देखने को मिल रहा है। मैं आप सबको आमंत्रित करूंगा उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए, उत्तर प्रदेश में पर्यटन के लिए, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी अन्य सेक्टर के प्रति, जिस भी फील्ड में, चाहे वह सर्विस सेक्टर हो या फिर किसी भी अन्य इन्वेस्टमेंट की दिशा से किसी भी अभियान के साथ आप जुड़ना चाहेंगे। 34 से अधिक सेक्टोरल पॉलिसीज यूपी ने वर्तमान में हमारी कार्यरत हैं। 75,000 एकड़ का लैंड बैंक यूपी के पास है। बड़े हम लोगों के पास क्लस्टर लैंड के अलग अलग स्थलों पर हम लोगों ने तैयार करके रखे हुए हैं और वहां पर विद्युत की अनवरत सप्लाई करने के साथ ही सुरक्षा का बेहतर माहौल भी है। किसी प्रकार का कोई भय नहीं। हां, 9 वर्ष पहले बेटी स्कूल जाने में डरती थी। अब तो उत्तर प्रदेश में नाइट शिफ्ट में भी महिलाएं काम कर रही हैं, ऑफिस में भी और उद्योग में भी। ये सभी कार्य लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में यूपी ने अचीव किए हैं। और इसीलिए मुझे अवसर मिला तो, यद्यपि आज सुबह ही हम 6 बजे पहुंचे और 6 बजे पहुंचने के साथ ही 8:30 बजे से हमारे हाई कमिश्नर महोदय ने हमारी मीटिंग्स लगवा दी। यानी अभी हमारे साथ के लोगों की आंखें खुली ही नहीं थी, तब तक मीटिंग शुरू हो गई और सुबह से लगातार दौड़ाए जा रहे हैं। इस सेंटर को देखना है, फलानी जगह मीटिंग करना है, फलानी जगह इस मीटिंग को कर दीजिए, फलानी जगह इस कार्य के लिए इस कार्य को करना है। लेकिन उसी में से एक समय उन्होंने आपके लिए भी निकाला है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश में आपको आमंत्रित भी करता हूं कि आप लोग उत्तर प्रदेश आइए। उत्तर प्रदेश में आप सबका अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश भारत की आत्मा का प्रदेश है, आप सबका अभिनंदन है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आपके इस उत्साह के लिए आप सबको मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। अभी अगले माह के प्रारंभ में ही होली आ रही है, होली की शुभकामनाएं भी आप सबको मैं देता हूं। अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, नमः पार्वती पतिये हर हर, नमः पार्वती पतिये, जय जय श्री राम। तो आप सुन रहे थे उत्तर